रात्रि के 2 बजे का समय था। एमडी साहब आए और उन्होंने सघन निरीक्षण कर बताया कि सैकड़ों वर्ष पुराना प्राचीन एक ताम्रपत्र चोरी हो गया है। ऐसा क्या था उस ताम्रपत्र में? आश्चर्य होते हुए शर्मा ने पूछा। तिलिस्मी जादू की जानकारी, लेकिन उसकी भाषा प्रचलित नहीं है। उसे कोई विशेषज्ञ ही पढ़ सकता है। निश्चित ही वो ताम्रपत्र दुर्लभतम एवं अमूल्य है। एमडी अपने माथे पर चिंता की लकीर डालकर बोले। शर्मा, ठीक है। कई गार्ड चोटिल हुए थे। उन्हें ट्रीटमेंट के लिए एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। इधर इंस्पेक्टर देशमुख पांडे को सूचना मिल चुकी थी। वो भी घटना स्थल पर पहुंच गए। म्यूजियम में चोरी का मतलब देश की धरोहर की चोरी का था। कोई अन्य बड़े अधिकारीगण भी वहां पर पहुंच रहे थे। पुरातत्व विभाग के अधिकारीगण भी वहां पर पहुंच रहे थे। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की भी नींद उड़ चुकी थी। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया ने अपने समाचार से शासन प्रशासन को हिलाकर रख दिया था। प्रत्येक उत्तरदायी व्यक्ति को अपनी कुर्सी, पद और प्रतिष्ठा धूमिल व हिलती दिख रही थी। बहुत से प्रेस रिपोर्टर म्यूजियम के गेट पर खड़े होकर अपनी अपनी विधि से न्यूज़ कवर कर रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति जानने को उत्सुक था कि आखिर मामला क्या है। सभी तथ्य को सब इंस्पेक्टर राजेश शर्मा ने देशमुख पांडे को बताया। सभी एंगल से जांच पड़ताल करने के उपरांत छत पर भी खोजबीन की गई, परंतु कोई भी सूत्र हाथ नहीं लगा। हाथ लगी तो वही सड़न की दुर्गंध, जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों के नाक पर कपड़ा रखने के लिए बाध्य कर दिया था। म्यूजियम डायरेक्टर हंसराज चोपड़ा अत्यंत क्रोध में वहां बचे हुए गार्ड व सिक्योरिटी मैनेजर को डांट फटकार रहे थे। कैसे ड्यूटी कर रहे हो? केवल एक आदमी आकर चोरी करके चला गया और तुम लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। ये राइफल बंदूक क्या शो के लिए लटका रखा है? सर, ऐसी बात नहीं है। हमने उसे रोकने की पूरा प्रयास किया, लेकिन वो अत्यंत शक्तिशाली था। हम लोगों ने तो उस पर कई राउंड फायर भी किए, मगर उस पर गोलियों का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। मुझे तो लगता है कि वो कोई शैतान था। उसका रूप भी अत्यंत कुरूप, भयानक व दुर्गंधमय था। ऐसा लग रहा था कि कोई मुर्दा सामने आकर खड़ा हो गया हो। उसकी शरीर की दुर्गंध 20 फुट दूर तक भी महसूस हो रही थी। ये सारी बात वहां खड़े सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। गार्ड की आंखों में भय और विस्मय का मिश्रित स्वरूप स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था। सारी छानबीन होने के उपरांत सब लोग वहां से चले गए। सबका एक ही कहना था कि गार्ड को कोई भ्रम हो गया होगा। कोई मुर्दा या फिर शैतान यहाँ चोरी करने क्यों आएगा? लेकिन देशमुख पांडे कुछ और ही सोच रहे थे। उन्हें उन गार्ड के कथनों पर विश्वास हो रहा था। सबके जाने के पश्चात हंसराज चोपड़ा ने इधर उधर देखा और एक नंबर मिलाया। कॉल कर बोला, हेलो सर, प्लान सक्सेस रहा। सर, हम करोड़पति बन गए हैं। ठीक है, इधर से आवाज आई और कॉल कट गई।
अब दिन के 10 बज रहे थे। देशमुख इस समय शर्मा को लेकर गार्ड से मिलने सिटी हॉस्पिटल गया, इस आशा से कि शायद कुछ काम की बातें पता चल जाए, किंतु सबने ही वही बात दोहरा दी जो म्यूजियम के अन्य गार्ड ने बताई थी। बस दीपक ने ये नई बात बताई कि वो मुझे जानता था और उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा था। विशेष बात ये भी थी कि अगर वो चाहता तो हमें मार सकता था, परंतु उसने किसी को भी नहीं मारा। सब कुछ सुनकर पांडे वहां से ऑफिस आ गया और केस के संबंध में बहुत गहराई से सोचने लगा। आरव वापस से औघड़ कालूराम के रहने की जगह पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने औघड़ से कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि इस ताम्रपत्र के पीछे कोई अन्य भी है? तुम्हारा आशय क्या है? तुम ताम्रपत्र चुराने में सफल रहे ना? किसी अनहोनी की आशंका से डरते हुए औघड़ ने पूछा। मैंने ताम्रपत्र म्यूजियम से चोरी कर लिया था, पर जब मैं छत पर था तभी कोई अनायास आया और ताम्रपत्र छीनकर भाग गया। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें रत्ती भर भी एहसास है तुम क्या कह रहे हो? कौन था वो जिसने यह दुस्साहस किया? औघड़ ने चीखते हुए कहा। मुझे नहीं पता है, वो केवल एक ही बंदा था, उसका तो मैं चेहरा भी नहीं देख पाया। अपने आप को संयत रखते हुए आरव बोला, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि एक अनजान व्यक्ति अकस्मात आया और तुम्हारे जैसे बलिष्ठ मुर्दा से ताम्रपत्र छीन ले गया? ये असंभव है, ये हो नहीं सकता। क्या किसी बच्चे को ये काल्पनिक कहानी सुना रहे हो? तुम्हारी कहानी झूठी है। ताम्रपत्र तुमने ही कहीं छुपा दिया है। सच सच बताओ, वास्तविक घटना क्या घटी है? आरव ने गुर्राते हुए औघड़ की तरफ देखा। उसके उस रूप को देखकर औघड़ कालूराम को समझ में आ गया कि वो सच बोल रहा था। तुम मुझे मेरे संबंधित सारी बातें बताओ। वो कौन है जिसने मेरे साथ ये सब किया है? आरव ने दोनों हाथों को अपने कमर पर रखकर उत्तेजित होकर बोला, देखो, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ। औघड़ ने शब्द को रुक रुक कर कहा। इतना सुनते ही आरव का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो औघड़ का गला दबोचने ही वाला था कि औघड़ ने मौके की नजाकत को समझते हुए कहा, रुको, मेरी बात तो सुनो। मेरा आशय ये है कि मैं उसे नहीं जानता जिसने ये किया, परंतु ये जानता हूँ कि उसे कौन जानता है। कौन है वो? तुम म्यूजियम के डायरेक्टर के घर चले जाओ और उससे पूछो, वो सब जानता है। इस प्लान में वो भी सम्मिलित है। क्या क्या कह रहे हो तुम? अब आश्चर्यचकित होने की बारी आरव की थी। हाँ, तुम उससे मिल लो, वो किसी भी तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है, औघड़ ने विश्वास दिलाते हुए कहा। आरव, ठीक है, कल रात्रि को जाता हूँ। औघड़ कालूराम ने राहत की सांस ली। कालूराम ने ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि जिसे वो जीवित कर रहे हैं वही उसको आदेश देगा। नौकर का मालिक पर हुक्म चलाना, वो भी एक जीवित शव का, आशातीत है।